Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Prodex अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 35 वैसे सैलरी की है क्लास नंबर 17। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम अपने जितने बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कवर अप कर लेंगे, जिसमें अभी जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर की, जिसको हम एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जनरली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही ईसॉप्स होते हैं, वैसे ही स्वेट इक्विटी शेयर होता है। ठीक है, सही समझते हो, बट थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। देखिए क्या होता है कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो मेरी इंटेंशन हमेशा ये होती है कि मैं जो भी जॉब करूंगा उससे मुझे एक फिक्स अमाउंट की सैलरी मिल रही है, तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा। रीज़न क्योंकि मुझे पता है यार मैं ज़्यादा मेहनत भी करूंगा तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, कम काम करूंगा तो भी मुझे फिक्स अमाउंट से सैलरी मिलनी है, ज़्यादा करूंगा तो भी मुझे फिक्स अमाउंट से ही सैलरी मिलनी है, तो मैं ज़्यादा एफर्ट क्यों लगाऊं। ऑब्वियस बात है, हर कोई ऐसा सोचता है जब वो एक एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। मालिक की सोच अलग होती है, एम्प्लॉय की सोच अलग होती है। तो ऐसे में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने के लिए उनको मालिकाना हक ऑफर करता है। क्या हक ऑफर करता है? मालिकाना हक। यानी कहने का मतलब ये कि मालिक उनको शेयर्स की सैलरी की जगह शेयर्स दे देते हैं अपनी ही कंपनी के। अब क्या होता है कि मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं, बट जितनी उनकी प्रोडक्टिविटी है ना वो निकल के नहीं आ रही है। तो मालिक ने सोचा चलो इनके साथ एक काम करते हैं, इस पर जो इनकी 1 लाख रुपए की सैलरी है महीने की वो हम देंगे ही नहीं, बल्कि 1 लाख रुपए के उनको हम सब्सिडाइज रेट पर शेयर दे देंगे। मतलब अगर वही शेयर मार्केट में 1000 रुपए के हैं तो हम हमारे एम्प्लॉय को वही शेयर 200 रुपए के हिसाब से दे देंगे, मतलब 800 का बेनिफिट देंगे, और जितनी उसकी सैलरी है उसके बराबर 200 का रेट लगा के उसको हम शेयर्स पकड़ा देंगे। इससे फायदा ये होगा कि एम्प्लॉय के हाथ जैसे ही शेयर आएंगे उसके अंदर एक भावना जागेगी मालिक बने की। क्यों? क्योंकि शेयर से आपको एक मालिकाना हक मिल जाता है, और कल को उस शेयर के अगेंस्ट कंपनी ने कोई पैसा कमाया तो उस प्रॉफिट के भी आप हकदार बनोगे। तो अब क्योंकि आपको कंपनी का प्रॉफिट भी मिलेगा तो आप एज अ मालिक होकर काम करोगे और सोचोगे मैं जितना ज़्यादा एफर्ट पुट करूंगा एज अ एम्प्लॉय उतना मेरी कंपनी को फायदा होगा, और जितना मेरी कंपनी को फायदा होगा उसका एक हिस्सा मुझे एज अ डिविडेंड मेरे पास जो रखे हुए शेयर्स हैं उन पर भी मिलेगा। तो एम्प्लॉय ना जो डिमोटिवेटेड होकर काम करते हैं एक अच्छी रैंक पर, वो सब मोटिवेट हो जाते हैं। इसी बेसिस पर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? शेयर्स देता है। और जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को शेयर देता है तो इसी प्लान को हम ईसॉप्स कहते हैं, ESOPS, मतलब एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर कोई भी एम्प्लॉय देख ले कि एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, हम निकालना नहीं चाहते बट उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई बहुत से तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका इनडायरेक्ट तरीका है कि उसको थोड़ा सा मालिकाना हक दे दो तो वो काम अच्छे से करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा सैलरी तो उसे फिक्स मिलनी है, बट एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का पार्ट वो डिविडेंड के रूप में कंपनी अपने शेयर होल्डर से डिस्ट्रीब्यूट करेगी एज अ डिविडेंड, और क्योंकि उसके पास भी शेयर है तो उसको भी डिविडेंड का हिस्सा मिलेगा। तो वो और मेहनत से काम करता है, उसके अंदर एक इंकरेजमेंट आ जाता है शेयर मिलते के साथ। तो इसी को हम बोलते हैं एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट मतलब पसीना, आपने खूब पसीना करके मेहनत किया कंपनी में और आपको आपके एम्प्लॉयर ने क्या दिया? अपनी कंपनी के शेयर दे दिए। तो इससे पहली बात तो कंपनी को अपने उस शेयर को बिकवाने के लिए पब्लिक ऑफर नहीं निकालना पड़ा। दूसरा, कंपनी ने अगर अपने भावी एम्प्लॉयज़ को जो काफ़ी अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर शेयर दिए तो मालिकाना हक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ और एम्प्लॉयज़ अब मालिक बन गए, तो ऐसे में वो ज़्यादा एफर्ट लगा के काम करेंगे, तो अल्टीमेटली कंपनी को उसका फायदा होता है। ऐसा नहीं एम्प्लॉय को फायदा नहीं होता, एम्प्लॉय को भी होता है। बट अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको ईसॉप्स दिए, ईसॉप मतलब मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, या फिर आपको क्या दिए? स्वेट इक्विटी शेयर दिए, तो ऐसे में क्योंकि सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा वो क्या मान लिया जाएगा? परक्विजिट मान लिया जाएगा, या वो अलाउंस मान लिया जाएगा। कैश की फॉर्म में तो अलाउंस है, आपने शेयर दिए वो कैश नहीं है, तो वो क्या बन गया? परक्विजिट बन गया। अब क्योंकि परक्विजिट बन गया तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो तुम्हें निकालनी ही पड़ेगी, तो उसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और हम अच्छे से जानते हैं शेयर्स को डिफाइन किया गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। यहाँ जो मैं आपको ईसॉप्स और स्वेट इक्विटी शेयर करा रहा हूँ इसके लिए जो हमारा सेक्शन यूज होगा दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 6।
यानी ईसॉप्स और जो इक्विटी शेयर्स वगैरह के ऑप्शंस होते हैं जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, इनको कवर किया जाता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 6 और रूल नंबर 8 अप्लाई होता है। इनकम टैक्स रूल 1962 का रूल नंबर 8 इस पर अप्लाई होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यदि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ईसॉप्स देता है या स्वेट इक्विटी शेयर देता है, दोनों के नाम अलग अलग है, बस चीज सेम है। ईसॉप्स दे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे या स्वेट इक्विटी शेयर दे, उसकी टैक्सेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? टैक्सेबिलिटी मींस उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और जो भी वैल्यू निकलेगी वो एम्प्लॉय के हाथों में टैक्स कर दी जाएगी एज अ सैलरी के नाम से। यानी अब हम सीखेंगे इन सब का वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालना। जो भी वीओपी आएगा, अगर एम्प्लॉय ने उसके बदले कोई अमाउंट पे किया होगा तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर के नाम से या फिर ईसॉप्स के नाम से। बोलो क्लियर है? तो टॉपिक स्टार्ट करें। पहले ये बताओ बेस समझ आया जो मैंने आपको बताया? बेस में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलो अब मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल लिखवाऊंगा और एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आओ मेरे साथ साथ मेरी हेल्प करो दोस्तों, प्लीज इधर आओ। देखो चैप्टर बिल्कुल अपने अंतिम स्टेज पर है। ऐसे समझो आज की क्लास के बाद एक क्लास शायद और लगेगी हमारी, उसके अंदर हमारा सैलरी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो ऐसा है कि ये वीडियो डिमांड पे बनने वाली है। अगर आप लोग रिकमेंड करोगे मुझे कि सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो बुक है, आईसीएआई की जो लेटेस्ट बुक है अभी, उस बुक के जितने भी क्वेश्चन है सैलरी चैप्टर के और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए वो भी करा दो एक सीरीज के अंदर, तो मैं वो भी करा दूंगा। बट आपको कमेंट करके बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कमेंट में तो ही मैं कराऊंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। उसका नहीं तो मैं अगले चैप्टर की ओर शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैं क्वेश्चन सीरीज इसकी लेकर आऊँ, आईसीएआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने क्लास में क्वेश्चंस भी किए हैं, बट अभी तक हमने वो क्वेश्चन नहीं किए जो एग्जाम में आए हुए हैं। सो दैट अगर हम एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे तो हमारा जो दिमाग है और ज़्यादा खुलेगा, कुछ नए पॉइंट्स का हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता चलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट अल्टीमेटली वीडियोस तो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग जब तक सजेस्ट नहीं करोगे तब तक हम कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में, तो ही वो वीडियो बनाई जाएगी, अदरवाइज चैप्टर नंबर हाउस प्रॉपर्टी पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के ऊपर। तो यहां पर मैं करूंगा वैल्यूएशन ऑफ, हेडिंग डालेंगे अपने पास, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, बट यहां पर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स ओनली, और शेयर्स में भी कौन सा? ईसॉप्स या फिर आपका स्वेट इक्विटी शेयर, बस और कोई नहीं। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और ईसॉप्स, ESOPS। ठीक है, ईसॉप्स मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म यहां लिख देता हूं, एम्प्लॉयज स्टॉक। अच्छा, स्टॉक क्यों बोला जाता है, शेयर क्यों नहीं बोला जाता? बिकॉज जो डिफरेंट शेयर्स होते हैं जब उसको कंबाइन कर देते हैं वो स्टॉक बन जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप जिसे बोलते हैं। ठीक है, और स्वेट इक्विटी शेयर, और स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और ईसॉप्स मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वेट इक्विटी शेयर, इसका क्या सेक्शन वगैरह होता है, चलो वो लिख देते हैं। तो इसका सेक्शन नंबर हमारा सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 रूल क्लॉज नंबर 6 रूल नंबर 8। ठीक है, ये हो गई हमारी हेडिंग जो अब हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बेस मैंने आपका इसका बना दिया, अब तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अब सुनो मेरी बात, तो ध्यान से सुनो, मैं इस टॉपिक पे प्रॉपर टाइम लूंगा बिकॉज ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, बट हम कंफ्यूजन अपनी दूर रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो शेयर्स होते हैं जब उनको खरीदा और बेचा जाता है तो वो स्टॉक मार्केट में खरीदा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, और ये जो स्टॉक मार्केट होता है ये सेबी कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, अब जब सेबी इसको कंट्रोल करता है तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपके जो शेयर है
हो सकता है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो, या हो सकता है स्टॉक मार्केट में लिस्ट ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कंपनी पब्लिक से ही पैसा मांग मांग के अपनी कंपनी चला रही हो। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं, स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट नहीं करवाती हैं। बट हम अपने पास जो वैल्यूएशन सीखेंगे वो दोनों के केस में सीखेंगे। अगर हमारी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, उसके बाद हमने एम्प्लॉय को दिया, तो वीओपी क्या बनेगा। दूसरा हम सीखेंगे कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास शेयर्स हैं कंपनी के, बट वो शेयर्स जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दिए गए हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, उस वक्त वीओपी कैसे निकालेंगे, हम दोनों सिनेरियो सीखेंगे। तो मुझे आपको ये समझाना था अभी कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट है या नहीं है। कभी कभी तो ऐसे भी तो लिस्ट होते हैं, बट एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, मैं वो भी चीज़ कराऊंगा, ठीक है, कंप्लीट डिटेल चीज़ कराऊंगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, इसको अपने पास दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा चाहो, या मैं लिखाऊंगा नहीं, ये कर देता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। दो पार्ट में डिवाइड करके बोलूँगा कि हो सकता है कि मेरे जो स्टॉक्स है वो लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर्स लिस्टेड, शेयर्स लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर क्या है हमारे, लिस्ट है, पहला पार्ट। दूसरा हो सकता है शेयर्स नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। हो सकता है हमारे शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट ना हो। मैं दोनों के केस में आपको वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला सिनेरियो बन गया हमारा, स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। दूसरा सिनेरियो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है। यदि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है तो इसके अंदर आपके तीन केस बनेंगे। अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है तो तीन केस बनेंगे, हम तीनों वन बाय वन करके अपने पास पढ़ेंगे। तो केस नंबर 1 हमारा ये आता है, इफ, सबसे पहला पॉइंट, इफ शेयर्स आर लिस्टेड, इफ शेयर्स आर लिस्टेड इन recognized स्टॉक एक्सचेंज। अगर हमारे शेयर्स लिस्ट हैं किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अब मान लो स्टॉक मार्केट में मेरी कंपनी शेयर लिस्ट है और मैंने मेरी कंपनी में मिस्टर ए और बी को चुना है कि मैं मेरी कंपनी के शेयर्स उनको दूंगा ईसॉप्स प्लान के तहत, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर के तहत मैं उनको दूंगा। और जब मैं दूंगा तो अब ये बताइए उसकी वैल्यू क्या निकाली जाए, तो देखो इसमें ना तीन चीज़ें होती हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि वो शेयर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने चूज किया कौन कौन से एम्प्लॉयज को शेयर दिया जाएगा। तो एक तो चूज करने वाली डेट हो गई। दूसरी डेट बनेगी कि कंपनी ने एम्प्लॉय को कहा कि हम तुमको शेयर देना चाहते हैं, क्या तुम लेना चाहोगे, उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये है कि हमने उनको शेयर अलॉट कर दिए। हो सकता है कि इन तीनों में एक बड़ा इंटरवल हो, कि जैसे जनवरी के महीने में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम तुमको शेयर देंगे, ये बोला, डिक्लेयर किया। हो सकता है मार्च के महीने में कंपनी ने पूछा हो क्या तुम्हें शेयर दे, कोई आपत्ति तो नहीं, सामने वाले ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें दे सकते हो, वो एक अलग महीना हो गया। और हो सकता है कंपनी ने अगस्त के महीने में वो शेयर अलॉट किए हो। तो ये तीनों तारीखें अलग हो सकती है। हमारे लिए रिलेवेंट कौन सी तारीख है, कौन से टाइम की शेयर की वैल्यू को कंसीडर करेंगे वैल्यू ऑफ परक्विजिट, तो वो टाइम होता है जब शेयर्स की अलॉटमेंट एम्प्लॉय के नाम कर दी जाती है। अलॉटमेंट का मतलब वो नहीं अलॉटमेंट थर्ड डेट नहीं, सेकंड वाली डेट, यानी कंपनी ने एम्प्लॉय को बोला मैं तुम्हें शेयर देना चाहता हूं और तुम अपनी एक्सेप्टेंस दो। अगर उधर से एक्सेप्टेंस मिल गई यस, उस तारीख की जो वैल्यू होगी शेयर की, वो हमारी वैल्यू मान ली जाएगी, क्या, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। बट सर शेयर के प्राइस तो अप डाउन होते रहते हैं, इंट्रा और इंटरडे ट्रेडिंग वगैरह होती रहती है, तो सर कैसे हम प्राइस निकालेंगे। तो देखिए ऐसा है कि जिस दिन, मान लीजिए जिस तारीख को कंपनी ने आपको बोला कि हम आपको शेयर देंगे और आपने उस चीज़ की मंजूरी भी दे दी कंपनी को, उस तारीख को देखा जाएगा सुबह जब स्टॉक मार्केट ओपन हुआ था, उस वक्त
ओपनिंग बैलेंस क्या था उस शेयर का, और जब स्टॉक मार्केट उसी तारीख को बंद हुआ, क्लोजिंग हुआ, तो वो क्लोजिंग के टाइम पर उसकी वैल्यू क्या थी। हम ओपनिंग वैल्यू और जो क्लोजिंग वैल्यू है उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब हम एवरेज अमाउंट लेंगे। हम क्या अमाउंट लेंगे शेयर का, हम उसका एवरेज अमाउंट लेंगे। ओपनिंग फिगर और जो क्लोजिंग फिगर है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपके शेयर का प्राइस निकल आएगा। इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स, मान लीजिए 200 शेयर दिए, इनटू में एवरेज प्राइस, वो जो कीमत निकल के आएगी वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगी। वो चीज एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बोलो क्लियर हुई? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब थोड़ा मैं आपको इसी चीज को लिखवा देता हूं। इफ शेयर्स आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ये बोला गया इस केस में जो वैल्यू निकाली जाएगी, तो हम यहां पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होगी, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एवरेज of the opening closing price of the share shares on the date on the said, या ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, और याद रहे जब एम्प्लॉई इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा उस डेट से, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन। अरे एक है कि कंपनी ने डिक्लेयर किया कि मैं तुम्हें ये सौंप दूंगा, एक है एम्प्लॉय ने उस चीज को एक्सरसाइज कर लिया, और तीसरा है उसकी अलॉटमेंट कर देगी। तो अलॉटमेंट और डिक्लेरेशन की डेट नहीं, जब उसने क्या कर लिया, इस बात को एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, उस तारीख को निकाली जाएगी वैल्यू, ठीक है। बोलो क्लियर है? अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, पूरा लेंगे फुल फ्लेज। अभी इतना समझ आया, पहले ये बताओ। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या निकली, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर, और इनटू में जितने भी आपको शेयर्स वगैरह अलॉट किए गए वो, ये वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है। और ये सारी की सारी चीजें माइनस हो जाएंगी अगर हमें एम्प्लॉय से कुछ रिसीव्ड हुआ। मैं ये बात बार बार नहीं लिखूंगा, इसको एक काम करूँ लास्ट में नोट करके लिख दूंगा, क्योंकि बार बार मैं लिखूंगा लेस एम्प्लॉय रिसीव्ड या रिकवर्ड, वो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लाइन भी भर जाएगी, स्पेस भी कम बचेगा, उसको मैं लास्ट में नोट करके लिखूंगा। बट आप समझ गए ना, अगर एम्प्लॉय से कोई वसूली हुई है तो वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उतने से वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस एम्प्लॉयर की मैं बात करूं जिसने मुझे शेयर दिए, उस एम्प्लॉयर के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट है, तो कौन सा प्राइस लेंगे, बॉम्बे वाला नेशनल वाला? दिक्कत आ गई ना। अभी तक तो एक ही स्टॉक एक्सचेंज था, तो एक में क्या हुआ, मॉर्निंग का प्राइस और इवनिंग का प्राइस दोनों का हमने एवरेज ले लिया। बट अभी क्या करें, अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, इफ, जैसे ये था ना शेयर आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अब लिखूंगा इफ शेयर्स आर लिस्टेड, इफ शेयर्स आर लिस्टेड ऑन मोर देन one recognized stock exchange, यदि शेयर आपका एक से ज्यादा किसी स्टॉक एक्सचेंज पर क्या है, लिस्ट है, तो उस केस में क्या आप क्या करेंगे? सर आप तो केस ना हर बार थोड़ा पेचीदा करते हो, हमको जब लगता है हमें चीज़ समझ आ गई, आप कुछ ना कुछ एक एडिशनल पॉइंट ले आते हो। कोई बात नहीं, यही तो बात है सुंदरता टैक्स की। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड केसेस को पढ़ोगे उतना आप अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा अच्छी कंसल्टेंसी दे पाओगे, बिकॉज क्लाइंट हर टाइप का आएगा। हमें आसान चीज़ें थोड़ी पढ़नी है, आसान तो एक ग्रेजुएट वाला भी बंदा अपने क्लाइंट्स को बता देगा, बट वी आर प्रोफेशनल्स, हमको बहुत चीज़ें डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट केस स्टडीज़ में पढ़ना पड़ेगा, सो दैट हम अपने क्लाइंट को ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे पाएँ, और जितनी अच्छी एडवाइस होगी उतना ही अच्छा, समझ रहे हो ना। आओ इधर सेकंड पॉइंट। तो अगर शेयर हमारा लिस्ट है एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या करें, पहले सुन लो फिर मैं लिखवा दूंगा।
अगर एक से ज़्यादा है तो देखिए आप ना वो वाला स्टॉक एक्सचेंज चूज करो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई हो शेयर्स की। सर नहीं समझ आया, सुनिए। मान लो मेरी कंपनी है, मैं मेरी कंपनी में मिस्टर ए और बी को क्या दे रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ। अब जब मैं शेयर्स दे रहा हूँ तो मेरी कंपनी की जो स्टॉक लिस्ट है वो बॉम्बे स्टॉक में भी लिस्ट है और नेशनल में भी लिस्ट है। हम कौन से वाला प्राइस लें? तो पहले दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ये देखो, उस दिन जिस दिन एम्प्लॉय ने ये ऑप्शन को एक्सरसाइज किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज में कौन से वाले स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई शेयर्स की, ज़्यादा ट्रेडिंग हुई शेयर्स की, मतलब अमाउंट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस में हुई। अगर वो एनएससी में हुई है तो एनएससी का ले लेना प्राइस, एवरेज प्राइस सुबह और शाम का एवरेज। और अगर वो बॉम्बे में हुई है सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग तो बॉम्बे का ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ले लेना एवरेज प्राइस। मतलब मैं उस स्टॉक एक्सचेंज को की प्राइस को, एवरेज प्राइस को लूँगा जिस स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हुई है। इस बात को ऐसे डिफाइन किया गया। बोलो समझ आया? ये साइड समझ आ गया? आप थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा दो। चलिए अब मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ। तो इस केस में लेंगे क्या, सबसे पहले तो हम वो चूज करेंगे, यहां पर पहले लिख देता हूं चूज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विच रिकॉर्ड, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विच रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, हाईएस्ट ट्रेडिंग। समझ गए? हाईएस्ट ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा जिस पर ट्रेड हुआ हो। अच्छा सर बीएससी एनएससी में क्या कभी ऐसा भी तो कम ज्यादा? देखो कम ज्यादा थोड़ा बहुत होता है, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं होता, बहुत ही एक छोटे नॉमिनल अमाउंट से थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अदरवाइज दोनों लगभग क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, कुछ रुपयों का डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा चीजों का डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अब इस केस में आप वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या लेंगे? तो हमने कहा VOP इज इक्वल टू the fair market value of average of opening closing price of shares। और कौन से का ओपनिंग क्लोजिंग? जिसका भी हाईएस्ट ट्रेडिंग हुआ उसका ओपनिंग क्लोजिंग, जिसका भी हाईएस्ट ट्रेडिंग हुआ हो उसका ओपनिंग क्लोजिंग। आई बात समझे? था बिल्कुल सिंपल। सर बस खत्म? नहीं दोस्तों, एक पॉइंट अभी और है। सर कौन सा पॉइंट? अच्छा तुम लोग सोच सकते हो कि इसका एक पॉइंट और क्या होगा। सर ये तो आपने सारी बता दिया, हमें ऐसा लगता है कि एक मार्केट में लिस्ट है एक से ज़्यादा। सर एक से ज़्यादा में 3 में भी हो सकता है, फिर भी बात जिसमें ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है वो वाला लेंगे। चलो ठीक है, अब तीसरा क्या होगा सर? आप सोच पाए? नहीं, चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपने अपने शेयर्स को तब खरीदा बेचा हो जब कोई गस्टेड हॉलीडे हो या संडे का दिन हो, जब इंट्राडे ट्रेडिंग ना हो रही हो, कोई सेटलमेंट T+2 T+1 प्रोसेस ना चल रहा हो। कुल मिला के छुट्टी के दिन तुम्हारे एम्प्लॉय ने शेयर के बारे में पूछा, तुमने उसकी एप्लीकेशन को एक्सरसाइज कर लिया। छुट्टी वाले दिन क्या करोगे? अगले दिन खुलने का वेट करोगे? नहीं, बल्कि हम एक दिन पहले जो ओपनिंग हुआ था उसके ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज प्राइस ले लेंगे, जस्ट 1 डे बिफोर। सर अगर एक दिन पहले भी छुट्टी हुई तो कोई बात नहीं, उसके भी एक दिन पहले ले लेंगे। ठीक है, वही सेम चीज ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज लेंगे, बट एक दिन पहले का ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर, अब पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। थर्ड पॉइंट की हेडिंग आपकी क्या बनेगी कि इफ नो ट्रेडिंग इन शेयर्स। ठीक है, इफ नो ट्रेडिंग इन shares, if no trading in shares on recognized stock exchange, if no trading in shares on recognized stock exchange। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो हम लेंगे क्या लेंगे हम अपने पास, जो भी एवरेज वगैरह प्राइस होगी। ठीक है, तो हम एवरेज प्राइस कौन सा लेंगे? तो हम लिखेंगे, अच्छा एवरेज की भी जरूरत नहीं है बल्कि क्लोजिंग लेंगे। तो हमने यहां पर बोला कि ऑप्शन नंबर ए हम लेंगे द क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स, ऑफ द
shares on recognized stock exchange on the date of immediately preceding exercising of option, exercising of option, बोलो समझ आया? एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब ये निकल कर आया कि यदि आपके स्टॉक एक्सचेंज में उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी तो हम क्लोजिंग एवरेज की जरूरत नहीं है। एवरेज तब होता है जब कोई चीज करंट में चल रही होती है। जब उस दिन करंट में चल ही नहीं रहा था तो हम एक दिन पहले का लेंगे, वो भी क्लोजिंग वाला उठा लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग वाला ले लेंगे और एक दिन पहले का, ठीक है। सर अगर मान लीजिए ट्रेडिंग उस दिन नहीं हो रही बट उस दिन दो स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर्स लिस्ट थे, तो अगेन वही चीज, अगर दो में लिस्ट थे ना, दो में लिस्ट थे तो दोनों में ट्रेडिंग किसमें ज्यादा हुई? जिसमें भी ट्रेडिंग ज्यादा हुई उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू होगी उसको हम वीओपी मान लेंगे। वो भी लिख दूं? चलो वो भी एक ऑप्शन बना देता हूं, बी ऑप्शन बना देता हूं कि अगर मान लो ट्रेडिंग वगैरह नहीं हुई है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा दी क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन recognized stock exchange which records the highest volume, which record the highest volume of trading, highest volume of trading, ठीक है। और हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग ले लेना है और वो भी कब का लेना है? एक दिन पहले का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। जिस दिन ऑप्शन को एक्सरसाइज किया उसके एक दिन पहले, एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। बोलो यहां तक की चीजें क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद अब हम बात करेंगे अगर शेयर लिस्ट नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में और फिर भी एम्प्लॉयर ने आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए तो उस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट को कैसे निकाला जाएगा? पहले मुझे ये बताओ, ये वाली चीजें क्लियर हो गई हैं? अगर वो लिस्ट है तो ठीक है, लिस्ट है तो कैसे होगा? आई होप क्लियर होगा। अभी हम इस पर आएंगे कि अगर लिस्ट नहीं है तो क्या करेंगे। तो देखो बड़ी बात, ध्यान से सुनो। कुछ ना मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, हम उनको अपॉइंट करेंगे और उनको कहेंगे कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन करो और पता लगाओ कि हमारा एक शेयर रियलिटी में कितने रुपए का होगा। तो वो जो कीमत निकालेंगे ना, वही कीमत एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा एज अ वैल्यू ऑफ परक्यूजर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि अगर शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है वो डिटरमाइन किया रहेगा, डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर। जो भी मर्चेंट बैंकर है जो इस टाइप की सुविधाएं देता है, वो बैंकर जो वैल्यू डिसाइड करेगा हमारे शेयर की, वही वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मान ली जाएगी ऑन द स्पेसिफाइड डेट, ऑन द स्पेसिफाइड डेट, ठीक है। ऑन द स्पेसिफाइड डेट में जो भी वो वैल्यू बनाएगा वो वैल्यू मान ली जाएगी। अब सर ये स्पेसिफाइड डेट क्या होता है? अरे वही स्पेसिफाइड डेट जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि किस दिन की वैल्यू मानी जाएगी, जब कंपनी ने बोला हम तुम्हें शेयर देंगे, या जब उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, या जब शेयर की अलॉटमेंट हुई। तो हमने पढ़ा था ना एक्सरसाइज वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर दो डेट में से जो भी अर्लियर हो वो मान ली जाएगी। तो दो डेट कौन कौन सी है, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये स्पेसिफाइड डेट है ना, इसका मतलब मैं स्टार डाल के लिख देता हूँ यहाँ पर। स्पेसिफाइड डेट मीन्स स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट का मतलब है जो भी दोनों में से अर्लियर होगा। पहला, डेट ऑन विच एम्प्लॉय हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन,
वो वाली डेट जिसमें एम्प्लॉय ने उस वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। और करके बी में आएगा हमारा एनी डेट अर्लियर देन द डेट of the exercising the option not being a date which is more than 180 days earlier than the date of the exercising। क्या मतलब है इसका, सुनिए। देखिए आपको ना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इस वाले पॉइंट पे। है ये कि जिस दिन एम्प्लॉय ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया वो वाली डेट। कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय ना पहले ही मालिक को बोल देते हैं कि मालिक जब भी कोई शेयर नए लॉन्च होना तो प्लीज हमको भी दे देना एज अ ईसॉप या एज अ कुछ भी। तो अगर एम्प्लॉय ने पहले ही तुमसे बात करके तुम्हारे ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से पहले, और ये बात जिस दिन एक्सरसाइज किया है ना उसने, उसके 180 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब 180 दिन से पुरानी ना हो। जैसे आज की डेट में अगर मान लो शेयर को एक्सरसाइज किया गया एम्प्लॉय के द्वारा, तो उसके पहले 180 दिन तक अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कुछ बात बोली थी कि हमें ऐसा कोई शेयर देना, तो वो वाली डेट मान ली जाएगी। उस वाली डेट को जो मर्चेंट बैंकर जो भी वैल्यूएशन करेगा उस वाली डेट के हिसाब से करेगा फिर, ठीक है। जो भी दोनों में से अर्लियर हो, तो स्पेसिफाइड डेट में लिख दूंगा अर्लियर, जिससे आप कभी कंफ्यूजन में मत आओ, ठीक है। जो भी दोनों डेट में से अर्लियर हो, और को लगा दूंगा सर्कल पे। बताओ आपको समझ आया। अच्छा, इन सब में एक स्पेशल नोट क्या है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर हुआ तो वो वैल्यू ऑफ परक्यूजर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो मैं इसको लिख नहीं पाया हूँ, तो कहाँ लिखूँ इस चीज़ को, मैं नोट करके लिखूँगा तो थोड़ा सा हिसाब बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कहीं पर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ एनी amount recover from the employee will be deducted from the value of perquisite। अगर कोई भी अमाउंट रिकवर हुआ है एम्प्लॉय से तो वो उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आप ऐसे समझिए, स्पेशल नोट है ये, ठीक है। ये हमारा स्पेशल नोट हो गया, ठीक है। इतना वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं आता। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ो मेरे साथ। क्वेश्चन में लिखा है कि एबी कंपनी लिमिटेड जो है वो अलॉट कर रही है 1000 स्वेट इक्विटी शेयर टू श्रीचंद इन जून 2023। यानी कि एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को जून के महीने में क्या दिए, 1000 इक्विटी शेयर दिए, 1000। द शेयर वर अलॉटेड at 200 per share as against the fair market value 300 per share। यानी कि उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 300 रुपये, बट एम्प्लॉय को यही शेयर सब्सिडाइज रेट पर 200 रुपये में दे दिए गए। 300 वाले शेयर एम्प्लॉय को कितने में दिए गए, 200 रुपीज़ में दे दिए गए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि द शेयर वर अलॉटेड ऑफ ₹200 पर शेयर एज अगेंस्ट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 300 पर शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज द ऑप्शन बाय द अलॉटी दैट इज विच इज श्रीचंद, ठीक है भाई। जिस दिन उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया उस दिन जो शेयर प्राइस था वो 300 रुपये था। कितना था, 300 रुपये, और 200 रुपये में उसको ये ऑप्शन दे दिया गया।
इसके बाद लिखा हुआ है द फेयर मार्केट वैल्यू वॉज कॉम्प्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड प्रेस्क्राइब। जो ये फेयर मार्केट वैल्यू ना, वही वो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस करके पहले से हमें निकाल के दिया हुआ है। आपको बताना है पहला पॉइंट, व्हाट इज द परक्यूजिट वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड टू श्रीचंद। श्रीचंद को जो ये वैल्यू ऑफ परक्यूजिट दिया गया, उसकी क्या वैल्यू आप आइडेंटिफाई करेंगे, आपको ये बताना, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन में, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल ऑफ दोज शेयर बाय श्रीचंद व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीज स्वेट इक्विटी शेयर। देखिए ये जो सेकंड पॉइंट हमसे पूछा गया ना दोस्तों, ये वाले पॉइंट अभी आपको क्लियर नहीं होंगे। रीजन, बिकॉज अभी कैपिटल गेन नहीं पढ़ा है। तो जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे तब ये वाले पॉइंट आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि अगर हमने उस स्वेट इक्विटी शेयर को टाइम रहता बेच दिया या टाइम से पहले बेच दिया तो उस केस में क्या होगा। तो वो कैपिटल गेन वाला कॉन्सेप्ट है, जब कैपिटल गेन में मैं आपको पढ़ाऊंगा तब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सेक्शन 45 टू 55A में जब पढ़ेंगे ना तब बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम पॉइंट नंबर 1 ही करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले आपको बताओ, क्वेश्चन समझ आया, जितना अच्छे से क्वेश्चन समझ आएगा सोल्यूशन उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए अब जरा एक बार प्राइमा फेसी देख लो कि 1000 इक्विटी शेयर वगैरह दी, इसके फेयर मार्केट वैल्यू 300 रुपए, 200 रुपए में शेयर दिए गए, इसका मतलब 200 पर शेयर उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओ गॉड, एक मिनट दोस्तों, ये तो इंक निकल आई बहुत सारी, हाँ तो मैं भी लग गई, ठीक है। तो 300 रुपए का शेयर है, 200 रुपए में दिए गए, तो जो 100 रुपए पर शेयर है यही तो बनना तुम्हारा वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। और कितने शेयर दिए हैं, 1000 शेयर दिए। लो 1000 इंटू 100 करो तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आ गया। बट जब हम इसे एग्जाम में कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन कैसे देनी होती है हमको तो ये जानना है। चलो भाई प्रेजेंटेशन भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखो सोल्यूशन यहाँ दे रहा हूँ। सोल्यूशन ये है कि सेक्शन नंबर, देखो मैं पूरा फुल फ्लेज लिखकर दिखा रहा हूं कि आपको करना कैसे होता है। तो आप लिखेंगे सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 6 का रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, ऐसे आप सेक्शन की रेफरेंस देंगे। थोड़ा सा सेक्शन के बारे में लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब यू आर जस्ट लाइक अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, बट बीइंग अ प्रोफेशनल आपको पहले प्रोविजन डिफाइन करना होता है, उसके बाद आपको सोल्यूशन करना होता है। हम प्रोविजन कैसे डिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे इन दिस केस कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है AB एंड कंपनी। इन दिस केस AB एंड कंपनी लिमिटेड issued employees स्टॉक ऑप्शन प्लान टू दी, किसको दिया गया, क्या नाम है इसका, टू दी श्रीचंद, टू दी श्रीचंद ऑन जून 2023, जून 2023, ठीक है। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, अब इन तीनों में से कौन सा वाला केस लगेगा, सोच कर बताओ। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, बताओ। सर देख के तो ये लगता है स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, हाँ बिल्कुल लिस्ट है, तभी तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है। और क्योंकि क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि 2 है या मल्टीपल क्या है, तो ऑब्वियसली हम 1 मानेंगे। और 1 वाले केस में क्या बोला था, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ द ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस। वैसे हमें एवरेज ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, 300 रुपए ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एवरेज। मैं लिखूंगा पूरा, क्योंकि फॉर्मूला तो मुझे पूरा लिखना है ना, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पूरा नहीं लिखूंगा, छोड़ दूंगा, नहीं पूरा लिखूंगा। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स, और इसमें से माइनस कर दूंगा, बताओ क्या माइनस करूंगा, जो पैसा मुझे एम्प्लॉय से रिसीव हो गया, मैंने एम्प्लॉय से कितना रिकवर कर लिया, 200 पर शेयर, तो ये उससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना आपने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया वो अमाउंट आप माइनस कर दो, ठीक है। तो बताइए द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ शेयर कितना था, 300, शेयर कितने थे, 1000, तो लो भाई 1000 शेयर्स थे,
जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 300 रुपये। कितनी थी बताइए? ₹300 पर शेयर। तो ये तो आ गया आपका पहला वाला पार्ट, ये आपका बन गया वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। लेकिन हम माइनस कर देंगे जितना पैसा हमें एम्प्लॉय से रिकवर हो गया। एम्प्लॉय से 200 पर शेयर रिकवर हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉय से 1000 शेयर्स इनटू में 200 पर शेयर रिकवर हुआ, यानी कि 3 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आपका आ गया 1 लाख रुपीज। दिस इज योर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, जो उसकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा दिस अमाउंट, दिस अमाउंट किसकी बात कर रहा हूं? ₹1 लाख की। दिस अमाउंट विल बी एडेड इन द computation of salary, computation of salary to the Mr. श्री चंद, ठीक है। श्री चंद के वैल्यू में ये ऐड कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया हो, ठीक है। पहले इतने पार्ट को नोट करो, फिर मैं आपको अगला पार्ट पता है क्या कराऊंगा कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर नहीं दिए, कोई इक्विटी शेयर नहीं दिए, उसके अलावा जो सिक्योरिटीज होती है जैसे डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, अगर इस टाइप का कोई आइटम दिया है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, पहले नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम बात करेंगे अपने पास कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर यानी ईसॉप्स ना देकर उसके अलावा अगर कोई सिक्योरिटी देता है तो उसके वैल्यूएशन में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अब हम सीखेंगे, ठीक है। देखिए उसका जो सेक्शन है ना सेम सेक्शन रहेगा, बस रूल नंबर 8 का वो 9 कर दिया जाएगा। सेक्शन वही रहेगा 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6, लेकिन जो रूल यहाँ पर अभी 8 है ना वो वहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैं हेडिंग लिखने वाला हूं वो यही होगी, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, बट मैं अब लिखूंगा अदर देन ईसॉप्स। ईसॉप्स के अलावा जो सिक्योरिटी है लाइक डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, यानी या फिर कोई ऐसे शेयर्स हो गए जो इक्विटी वाले नहीं है, इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, उन सब की अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा वैल्यूएशन ऑफ specified valuation of specified securities other than ESOPs or sweat equity share, ESOPs और sweat equity shares। सेक्शन यूज होगा सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 6 रूल 8, अरे 8 नहीं सॉरी रूल 9, रूल नंबर 9। ये अब हमारा यूज होगा, ठीक है। तो अदर देन की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा पॉइंट है। इसके बाद फिर मैं एक परक्यूजिट और ले लूंगा मेडिकल फैसिलिटी, जिससे ये क्लास अपनी कवर हो जाएगी और मेडिकल फैसिलिटी भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास कि अगर मान लीजिए हमारे अदर देन शेयर्स के अलावा एम्प्लॉय को कुछ दिया गया है, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है, सर इसमें लिस्टेड और नॉन लिस्टेड या सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज वगैरह नहीं आता। अरे दोस्तों ये अनलिस्टेड ही होती है हमेशा, ठीक है। जो शेयर्स वगैरह होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, सिक्योरिटीज डिवेंचर वगैरह लिस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कैसे निकालेंगे,
तो क्योंकि लिस्टेड नहीं होते तो इस वजह से, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, वो लिस्टेड नहीं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उस केस में क्या किया था, डिटरमाइन बाय द मर्चेंट ब्रोकर। सेम यही यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब वो तुम्हारे डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह तुम्हारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट ही नहीं है तो उसकी कीमत कैसे निकालोगे, तो जो मर्चेंट बैंकर डिसाइड करेगा वो हम निकालेंगे। तो वही लिखें, वैल्यू ऑफ परक्विजिट अमाउंट डिटरमाइन। अच्छा यहां भी ना आप लोग अमाउंट लिख लेना, ये भी ऐसे लिखना, अमाउंट डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर ऑन द स्पेसिफाइड डेट, ऑन द स्पेसिफाइड डेट। ये स्पेसिफाइड डेट यही वाली रहेगी, सेम वही चीज है। और इसमें अगर एम्प्लॉय से में कुछ मिल गया तो लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। सर आपने ये माइनस वाला यहां तो नहीं लिखा दोस्तों, यहां मैंने पूरा ऊपर नोट डलवाया हुआ है कि अगर कोई अमाउंट तुम्हें एम्प्लॉय से मिला है तो वो सीधा सीधा क्या कर देना, माइनस कर देना। मैं यहां पर क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी कमी थी तो मैं इनमें भी नहीं लिख पाया ना इनमें, और मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इसको नोट में लिखवाऊंगा क्योंकि बड़ा कॉमन पॉइंट है, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि वहां पर एक ही चीज का जिक्र था इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया, ठीक है। अगर कोई अमाउंट हमें रिकवर हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उससे माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब सुनो मेरी बात को, यहां पर ईसॉप्स वाला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब हम एक परक्विजिट और करेंगे, दैट इज मेडिकल फैसिलिटी। क्या? मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। चलो अब इसी के साथ हम मेडिकल फैसिलिटी को भी कंप्लीट कर लेंगे आज ही। तो ये लीजिए मेडिकल फैसिलिटीज, इसको लेकर बात करेंगे। देखिए मेडिकल फैसिलिटी लाइफ में भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो कि उसे दर्शन करने पड़े, किसके? हॉस्पिटल के, कभी ना करने पड़े। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा ऐसा कभी ना आए, बट ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन है तो ऑब्वियसली जाना तो पड़ेगा ही एक ना एक बार, ठीक है। अरे ऊपर की बात नहीं कर रहा भैया, हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, हमेशा हर बात को ऊपर ही ले जाते हो, ठीक है। तो अब जब हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारा एम्प्लॉयर बोलेगा कि भाई देखो ऐसा है कि तुम क्योंकि मेरे एम्प्लॉय हो तो बीइंग एम्प्लॉय मैं तुमको ये सुविधा देता हूँ कि तुम जाओ उस हॉस्पिटल में, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होगा वो सब हम कॉस्ट बेयर कर लेंगे, जाके उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और खर्चा पानी हम देख लेंगे। कभी कभार एम्प्लॉयर ऐसा भी बोल देता है कि तुम अपनी जेब से खर्च कर आना, जब तुम ठीक ठाक होकर कंपनी में वापस आ जाओ तो हमें बता देना कितना खर्चा हुआ, हम उतना खर्चा तुम्हें पे कर देंगे, मतलब रिम्बर्समेंट। इन दोनों को ही परक्विजिट माना गया। सर एक मिनट, एक में तो एम्प्लॉयर कैश पे कर रहा है ना, हाँ दोस्तों, तो ये अलाउंस नहीं होगा सर? नहीं, पता है क्यों? बिकॉज ये रिम्बर्समेंट कहलाता है कि पहले तुमने खर्चा कर दिया, बाद में तुमने सारे सर्टिफिकेट, सारे उसके बिल वगैरह किसको जमा करवा दिया? एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने उसके ब्याह पे आपको क्या पे कर दिया? वो अमाउंट रिम्बर्स कर दिया, तो वो रिम्बर्समेंट कहलाता है, वो अलाउंसेस नहीं है, वो भी एक सुविधा ही मानी जाती है। हरी बात समझे? तो देखिए इन जनरल भारत सरकार को भी ये बात पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को भी ये बात पता है कि देखिए मेडिकल फैसिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। तो मैं बोलूँगा इन जनरल मेडिकल फैसिलिटी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। तो मैं लिखूंगा एक तरीके से हम बोल सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी जस्ट लाइक अ प्रोविजो। अभी तक हम जितने भी अलाउंसेस पढ़ के आए हैं उन सभी अलाउंसेस के अंदर वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकलता था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम तो एग्जम्पशन पढ़ रहे हैं कि भैया परक्विजिट में भी एग्जम्पशन होता है। इट मीन्स ये प्रोविजो वाला पॉइंट आ गया। प्रोविजो मतलब क्या होता है? प्रोविजो मीन्स एक्सेप्शन। अभी तक हमने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा कि अलाउंसेस पूरे माफ है, बट ये वाला अलाउंस पूरा माफ है, यानी प्रोविजो वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे इन जनरल द मेडिकल फैसिलिटी is exempt from इनकम टैक्स। इन जनरल मेडिकल फैसिलिटी जो है वो इनकम टैक्स से क्या है? एग्जम्प्ट है, ठीक है। बट अगर आप उन कंडीशन को फुलफिल करोगे तो, और अगर तुमने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो फिर वो टैक्स भी हो जाएगा, ठीक है। आप सुनिए, अब मैं इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सर ये दो पार्ट में आपने ऐसा क्यों डिवाइड किया? बिकॉज एक में हम बात करेंगे अपने पास इंश्योरेंस की और एक में हम बात करेंगे अपने पास मेडिकल सुविधाओं की,
ठीक है, दो चीजें कवर करवाऊंगा, ठीक है। एक में मैं कवर करूंगा अपने पास मेडिकल ट्रीटमेंट, और एक में कवर करूंगा कि हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस स्कीम एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए ले रखी हो और उसका कोई बेनिफिट मिल रहा हो, तो मैं बात करूंगा इंश्योरेंस स्कीम की। इंश्योरेंस स्कीम, तो ध्यान दे सभी लोग, देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जहां तक बात है तो ये मैंने अभी ऊपर लिखवाया कि इन जनरल ये क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, बट उसकी कंडीशन है। देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट में दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती है, या तो हो सकता है आपके मालिक का अपना ही हॉस्पिटल हो, मैं एज अ कंपाउंडर वहां पे काम करता हूं और मेरे एम्प्लॉयर का ही वो हॉस्पिटल हो, या हो सकता है मेरे अपने एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है बट उन्होंने कहा था कि शिवम जब भी कुछ हो तो उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, जो भी खर्चा पानी हो अपनी जेब से दे देना, बाद में मुझे आके बिल वगैरह दे देना, मैं तुम्हें रिम्बर्स कर दूंगा। तो यानी एक केस बनेगा जहां पर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है और एक केस बनेगा जहां पर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल नहीं है, वो रिम्बर्समेंट कर रहा है। रिम्बर्समेंट समझते हो, रिम्बर्समेंट का मतलब है पहले तुम खर्च कर दो, बाद में मैं पे कर दूंगा जो भी तुम्हारा बना होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर, ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर, इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है। तो क्या होगा, मान लीजिए एम्प्लॉयर का अपना नहीं है तो वो क्या करेगा, रिम्बर्समेंट, ठीक है। तो रिम्बर्समेंट, तो दोनों केस में आपको समझाऊंगा। तो अगर वो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का अपना है, ठीक है, या तो एम्प्लॉयर का अपना होगा या वो एम्प्लॉयर का अपना नहीं होगा, तो ऑब्वियसली तो उसका वो क्या देगा, रिम्बर्समेंट देगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है तो उस केस में आपका पूरा का पूरा पार्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अपना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपना या अपने किसी फैमिली मेंबर का, मैं दोनों चीजें बता देता हूं, मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल एग्जम्प्ट फॉर एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा फैमिली मेंबर में सर कौन कौन होता है, एक तो जो असेसी है उसकी स्पाउस, उसके बच्चे, बट बच्चे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये मैटर नहीं करता, और असेसी के पेरेंट्स, असेसी के पेरेंट्स वो इसमें शामिल होंगे, और असेसी के ब्रदर और सिस्टर, ये सब फैमिली के मेंबर होते हैं। अगर इनमें से किसी ने कोई ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में करवाया तो ये इन जनरल एग्जम्प्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। तो अगर मेरे एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है तो उसमें जो ट्रीटमेंट कराए दैट विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर इनकम टैक्स इफ द हॉस्पिटल इज ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर, राइट। नाउ इन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ रिम्बर्समेंट, सो रिम्बर्समेंट वाले पार्ट के अंदर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल नहीं है तो किस टाइप के हॉस्पिटल में एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा रिम्बर्समेंट के केस में एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट इफ, क्या है इफ के अंदर, इफ के अंदर है कि अगर आपका हॉस्पिटल अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, अगर आपने जो भी ट्रीटमेंट करवाया है यदि वो किसी अप्रूव्ड हॉस्पिटल से कराए। सर अप्रूव्ड हॉस्पिटल क्या होता है कि जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है ना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है या जो असेसिंग ऑफिसर है उनके द्वारा क्या किया गया हो, वो हॉस्पिटल अप्रूव किया गया हो। यदि ऐसे हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज हुआ है जिसमें एम्प्लॉय ने पहले खुद पेमेंट किया हॉस्पिटल वालों को, बाद में जब वो काम पर आया तो उसने अपने एम्प्लॉयर को बताया सर ऐसे ऐसे मैं बीमार पड़ गया था, आपको मैंने वैसे ही फोन किया था और इतना मेरा बिल बना है, ये रहे सारे बिल की कॉपी, एम्प्लॉयर ने उसको पैसे दे दिए, दैट मीन्स रिम्बर्समेंट, टोटली अमाउंट एग्जाम्प्ट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आ रही बात सुनिए। बट हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, अप्रूव्ड हॉस्पिटल, जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने या फिर असेसिंग ऑफिसर ने क्या कर रखा हो, पूरी तरीके से उस हॉस्पिटल को अप्रूव कर रखा हो। किसी अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर एग्जाम्प्ट नहीं होगा, फिर तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी में ऐड परक्यूजिट के तौर पे ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा, कोई ऐसा हॉस्पिटल ऑन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात चल रही है, चाहे कोई सरकारी हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट ऑन कर रही हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन कर रही हो या लोकल अथॉरिटी ऑन कर रही हो, अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल है उसके अंदर एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसमें जो भी खर्चा पानी आएगा और उसकी रिम्बर्समेंट एम्प्लॉयर से हो जाती है तो ये टोटली एग्जम्प्ट होती है। बताइए समझ आया। तो ये क्या होती है, आपकी टोटली एग्जम्प्ट होती है। इसके बाद आपका तीसरा जो पॉइंट बनता है वो होगा आपका
कि अगर मान लीजिए कोविड-19 का केस आता है, ठीक है, कोविड-19, और जो कोविड-19 की डिक्लेरेशन है, आपको पता है जब कोविड आया था भारत में तो कितना हड़कंप मचा था, बहुत ज़्यादा। ये अमेंडमेंट भी तभी की है, यानी 2020 के अराउंड ये अमेंडमेंट है जब कोविड-19 को भी इसमें शामिल किया गया और ये कहा गया अगर कोविड-19 से कोई पीड़ित इंसान है, यदि वो किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराता है, कोविड-19 से अगर कोई पीड़ित है और वो अपना इलाज किसी हॉस्पिटल में करवाता है और कोविड-19 से हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद वो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसको जमा करवा देगा एम्प्लॉयर के पास। नेसेसरी डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, जैसे आप जो कोविड-19 में पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर आए हो वो रिपोर्ट आपको एम्प्लॉयर को थमानी पड़ेगी। इसके बाद जो भी तुम्हारा कोविड-19 से रिलेटेड तुम्हारा जो भी ट्रीटमेंट चला है उसके जो भी बिल वगैरह होंगे, ओरिजिनल बिल, उनकी कॉपीज तुमको क्या देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर को देनी पड़ेंगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा पूरा का पूरा रिम्बर्समेंट क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तुम्हारा पूरा का पूरा रिम्बर्समेंट क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो बताओ यहाँ तक की बात समझ आई कि अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपका एम्प्लॉयर आपके लिए करवा रहा है तो उस केस में आपके साथ क्या होगा, बोलो क्लियर है। ये सर हमें बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आगे चलें, इसका अब हम बात करेंगे अपने पास प्रीमियम वाले पॉइंट की, यानी इशुएंस ऑफ प्रीमियम की, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है वो या तो पे करेगा कौन, एम्प्लॉय पे करेगा, या उसकी क्या दे देगा, वो रिम्बर्समेंट दे देगा। क्या दे देगा, वो उसकी रिम्बर्समेंट दे देगा। तो हम दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों चीजें पढ़ते हैं। सर क्या आप हमें इसकी डेट बता पाओगे, कोविड-19 वाली जो अमेंडमेंट आई थी वो कब आई थी? ये आई थी 5 अगस्त 2020 को। चाहो तो लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट पहले नहीं था, ये वाला आया था 5 अगस्त 2020 में, और मुझे नोटिफिकेशन नंबर भी याद आ रहा है इसका 80/2020 था, ठीक है। खैर इतना आपको नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पार्ट समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज की। क्या गिर गया, इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अब क्या है कि इंश्योरेंस सर्विसेज में हो सकता है इंश्योरेंस एम्प्लॉयर ने ही करा के दिया हो, ठीक है। इंश्योरेंस बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने करा के दिया हो, या हो सकता है एम्प्लॉयर ने बोला कि तुम अपना करवा लो और उसका रिम्बर्समेंट मैं कर दूंगा, ठीक है। रिम्बर्समेंट मैं कर दूंगा जितना भी तुमने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे किया होगा, ठीक है। तो ये कहा गया कि देखो एम्प्लॉयर ने अगर कोई रिम्बर्समेंट वगैरह करवाई है, सॉरी इंश्योरेंस करवाए एम्प्लॉय का ताकि उसकी हेल्थ जो है वो सही बनी रहे, तो उस केस में वो रिम्बर्समेंट जो उस केस में जो एम्प्लॉयर पे करेगा क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो आंसर इज नो, वो एग्जम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ बहुत नेसेसरी चीज़ है ना, ऐसे थोड़ी तुम्हें जाने देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अगर ये दोनों के दोनों केस के अंदर मैं बोलूँगा कि टोटली क्या है, एग्जम्प्ट है। बट रिम्बर्समेंट वाले केस में एम्प्लॉय सेक्शन 80D की डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। ये डिडक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना आपको समझ आया? यस सर समझ आया। अब ये सुनो, ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है ना, ये तो इनसाइड इंडिया हुआ है, इंडिया के अंदर। अगर यही ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर होता तो क्या होता? तो बाहर के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पॉइंट को ना मैं थोड़ा उधर शिफ्ट कर दूँ जिससे कि मैं वो वाला पॉइंट ऐड कर पाऊँ, तो मैं उसको उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा अप्रूव्ड हॉस्पिटल, और इसको थोड़े कम शब्दों में लिख देता हूँ ना, सीधी बात तो ये, इसको ऐसे लिखता हूँ, कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल है या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का वो हॉस्पिटल है, ठीक है। या फिर कोविड-19 की जो अमेंडमेंट आई थी, कब ये आई थी आपको 5 अगस्त 2020 को, ठीक है। ये मैंने 3 चीज़ें शॉर्ट में करके लिख दी है। अब नीचे बची जगह पर मैं बात करूंगा, ये सारा ट्रीटमेंट कहाँ का था, इन इंडिया का। ये वाला ट्रीटमेंट कहाँ का था, इन इंडिया। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है। तो ये है आपका, इस तरह से फर्स्ट पॉइंट कर दिया। अब सेकंड पॉइंट करूंगा, ठीक है। अब की बार जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है वो हो रहा है आउटसाइड इंडिया। ये लीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट ब्रैकेट में लिखूंगा आउटसाइड इंडिया। अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, इंडिया के बाहर, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, इंडिया के बाहर तो पहला तो सबसे बड़ा खर्चा ट्रीटमेंट को तो आएगा ही आएगा, तुम्हारे आने जाने का आएगा। फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो, आने आने का खर्चा आएगा।
उसके बाद रुकने का भी खर्चा आएगा, और तुम तो बीमार पड़े हो, तुम्हारे साथ तो एक अटेंडेंट भी जाएगा, उसका भी खर्चा पानी होगा। तो कितना कितना एग्जाम्प्ट होगा, सुनिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर बात बिल्कुल क्लियर है। इसमें 3 टाइप के खर्चे होने वाले, 3 टाइप के। पहला है ट्रीटमेंट का, दूसरा है आने जाने का उस डिसीज पर्सन के, और तीसरा है आने जाने और रहने का उस अटेंडेंट के। तो 3 टाइप के खर्चे हो गए। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया, और मुझे लगता है सरकार ने जितना पागल बनाने का यहाँ पर ठेका उठा रखा है वो पूरा लिया हुआ है इस वाले पॉइंट में। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि गवर्नमेंट ना बेकार ही इसको, इस वाले को एग्जम्प्ट बोल रही है। सीधा बोल दो ना टैक्स है। देखना आप खुद भी कहोगे कि हाँ सर बात तो सही कही है आपने। देखो मेरी बात को पहले सुनो, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखो मेडिकल ट्रीटमेंट ने, गवर्नमेंट ने ये बोला, मतलब सीबीडीटी ने ये बोला कि देखिए ऐसी बात है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट पर खर्चा कर रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट पे, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, ये आपका एग्जम्प्ट होगा। कितना एग्जम्प्ट होगा? एग्जम्प्ट अप टू द अमाउंट, up to the amount which is approved or permitted by Reserve Bank of India। जितना अमाउंट आरबीआई परमिट करेगा उतना माफ होगा, उसके बाद सब टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। सर एक मिनट, यहाँ पे आरबीआई का रूल कहाँ से आ गया? देखिए अब क्योंकि यहाँ पर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगने वाला है, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डॉलर्स, यूरो, पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज युआन, यानी कोई ना कोई इंटरनेशनल करेंसी में ही तो डील करोगे ना। इंडियन करेंसी थोड़ी वहाँ लेकर जाओगे और ना वहाँ एक्सेप्ट की जाएगी। तो ऐसे केस में क्या है, आरबीआई का रूल तो बीच में आएगा। तो आरबीआई जितना परमिट करेगा ना उतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं स्टे की, स्टे एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। स्टे करने की और आने जाने की विदेशी यात्रा के खर्चे की बात करते हैं। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये बोला गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उस केस में बोला गया कि देखो हम तुम्हारा पूरा एग्जम्प्ट कर देंगे, आने जाने का खर्चा और रुकने का खर्चा पूरा एग्जम्प्ट होगा यदि तुम्हारी जीटीआई 2 लाख से कम हो, जिसमें सैलरी ना जुड़ी हो। क्या मजाक सा बनाया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारी जीटीआई 2 लाख से कम होगी तो तुम्हारा रहने और आने जाने का खर्चा माफ कर देंगे। मतलब कोई लॉजिक, कोई सेंस आपको नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें डिसीज और 1 अटेंडेंट भी है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्टे ट्रैवलिंग, थोड़ा सा ना इसको मैं नीचे लिखता हूँ, स्टे एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, रुकने का, आने जाने का। किसकी बात हो रही है? जो पर्सन डिसीज, मतलब जो बीमारी से ग्रसित है, पेशेंट बोल दूं, पेशेंट, वो एम्प्लॉय जो एज अ पेशेंट है, पेशेंट की बात हो रही है, प्लस 1 अटेंडेंट की बात हो रही है, एक अटेंडेंट की बात हो रही है। ठीक है, जो उसके साथ गया है, तो उसके आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा पूरा माफ हो जाएगा यदि एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है। अब आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा एम्प्लॉयर है जो 2 लाख से कम, यानी एक लेबर क्लास वाले को वो विदेश में भेज रहा है ट्रीटमेंट करवाने के लिए? भाई विदेश में एम्प्लॉय को तभी भेजा जाएगा जब वो एक अच्छी पोजीशन पे हो, और जो अच्छी पोजीशन पे हो उसके ऑब्वियस बात है सैलरी तो 2 लाख रुपए महीना होगी। यहाँ तो जीटीआई की बात कर दी 2 लाख, तो अगर सरकार को एग्जम्पशन नहीं देनी थी, साफ मना कर देते। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं कहता हूं मैं आप सबको पार्टी दूंगा अगर तुम्हारी डीटी में 100 में से 100 आ गए। सर ऑब्वियस सी बात है, एक आधा प्रोविजन भूल सकते हैं आप, 90 बोल दो, 80 बोल दो, समझ आता है। 100 में से 100 आना बहुत मुश्किल होता है, सीधा बोलो ना पार्टी नहीं देनी। कुछ ऐसे केस हुआ था। तो यहां पर बोला गया है कि एग्जम्प्ट, ये वाला पार्ट आपका एग्जम्प्ट होगा इफ एम्प्लॉइज जीटीआई does not exceed rupees 2 lakhs। अगर तुम्हारी जीटीआई 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो उस केस में तुम्हारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्स हो जाएगा। आप यही मानो कि वो टैक्स ही होगा। ठीक है, तो
आई होप अब आप मेडिकल फैसिलिटी के बारे में भी समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे परक्यूजिट मेडिकल फैसिलिटी टैक्स होना चाहिए, बट सरकार ने इसको माफ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर जो ईसॉप्स वाला ऑप्शन था, जो एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाता है या स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है, वो भी आपको क्लियर हो गया हो, और साथ के साथ मेडिकल फैसिलिटी भी आपको क्लियर हो गया हो। अब मुझे लगता है शायद 1 या 2 ही क्लास और लगेंगी, उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। सो गाइस, इसके कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। सीधा डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, लिखने की झंझट से दूर हो जाओ, और जो बातें मैं बताऊँ उस पर वो नोट डाउन कर लो विद एग्जाम्पल, अगर करनी हो तो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना रखें। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस, इफ यू लाइक द video, give a big thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।